नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और एक बार फिर से लेकर हम हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी। योर मनी में आपको ना सिर्फ हम बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी सिखाते हैं अपने एक्सपर्ट्स की मदद से। अगर आप भी योर मनी में अपना सवाल भेजना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, तो आप वहां भी अपना सवाल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से हम ले पाएं। तो चलिए सबसे पहले मिलवाते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा साहब। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मनोज जी। ऐसा है कि प्यार का मौसम चल रहा है, आपको ये पता ही होगा। तो इस प्यार के मौसम में तोहफा जो है, गिफ्ट, बहुत लेन देन आपस में होता है। तो हम ये चाहते हैं कि क्यों ना हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ अच्छे तोहफे हम सुझाएं। और जब हम अपने व्यूअर्स की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ रोमांटिक लव की बात है नहीं भाई, वैलेंटाइन डे है और वैलेंटाइन वीक चल रहा है, वैलेंटाइन का मौसम है। तो हर तरह के प्यार की कदर हमें करनी चाहिए। तो चाहे वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, मदर फादर हो, बच्चे हों, जो लोग भी हों, उन सब के लिए अगर हम आपसे कहें कि कुछ सुझाएं आप ऐसे फाइनेंशियल गिफ्ट्स जो लाइफ लॉन्ग उनके काम आए और अभी तो मज़ा आ जाए। तो देखिए मनोज जी, ऐसी बात है ना कि आपने सही बताया कि जब वैलेंटाइन डे हम बोलते हैं तो ये एक प्यार का माहौल है, एक प्यार का फेस्टिवल है मान लीजिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप अपने सिर्फ ये जो फेस्टिवल है ये सिर्फ अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के बारे में सोचें। जैसे आपने बताया, आप जो आपका लव है, आपका प्यार है, वो अपने नियर एंड डियर वंस के लिए आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसकी बात भी हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसमें अमूमन हम देखेंगे कि जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अगर आप वैलेंटाइन डे की कोई गिफ्ट या कोई एक एक्सपीरियंस बुक करते हैं, मान लीजिए आपने कोई आउटिंग बुक की है या कोई गिफ्ट खरीद रहे हैं, वो एक वन टाइम एक ये है और वो जरूरी है, ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं है। लेकिन कई बार अगर हम एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें अपने अपने परिवार वालों के लिए, अपने लव्ड वंस के बारे में, तो कई चीजों में लोगों को वो एक एक्सपेंस लगता है जिसका फायदा नहीं दिख रहा है। उदाहरण के रूप में बताता हूं, कई लोगों से हम जब बात करते हैं वो कहते हैं कि हमने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसका कुछ फायदा नहीं है, हमने प्रीमियम भर दिया लेकिन अगर कुछ हुआ नहीं तो हमें पैसे कुछ वापस मिलते नहीं है। तो ऐसी सोच को थोड़ा बदलना चाहिए। अगर आप अपने नियर एंड डियर वन से बहुत प्यार करते हैं, अपने परिवार से अगर आप चाहते हैं अपने परिवार को, तो ये जरूरी है कि अगर ऐसी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है जहां पे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना हो, तो कम से कम आप उन्हें सही तरीके से अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। इससे बेटर गिफ्ट नहीं हो सकता। तो आपको दो तीन चीजों का अगर आप एक्सटेंड करना चाहें अपने वैलेंटाइन डे के परिभाषा को और अपने गिफ्ट देने के यूनिवर्स को, तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स चाह रहे हैं करना, आप अपनी वाइफ के लिए अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, बोले कि ठीक है, एक है कि आपने उसी दिन इसी साल एक पर्टिकुलर गिफ्ट दिया, दूसरा है आप कहें कि ठीक है 5 साल तक हम पैसे जमा करेंगे आपके लिए, आप मान लीजिए SIP कर रहे हैं और बोले कि 5 साल बाद मैं आपके लिए कार खरीद के देता हूं, तो वो भी एक वैलेंटाइन गिफ्ट है 5 इयर्स का। तो ऐसा नहीं कि आपने इस साल ही जो दिया वही दिया। आप उनके लिए और कोई एकदम बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट करिए, परिवार वालों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इंश्योरेंस के रूप में आप हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए लें। खुद के लिए अगर ऐसे अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली टर्म प्लान लें, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवारजनों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। तो वेल, ओवरऑल मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, ये दिन जो है उसे सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर आप यहां पे कोई गिफ्ट खरीद रहे हैं तो माइंडफुल रहिए कि आपने क्या बाकी चीजें कर रखी हैं। अगर आपने बाकी चीजें नहीं कर रखी हैं, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरतें हैं, इंश्योरेंसेज हैं सर, जो टर्म प्लान, डिसेबिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी आप अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हैं। अगर आप कोई गिफ्ट, बड़ी गिफ्ट उनके 5 साल बाद खरीदना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आप हर साल का करें। तो आई थिंक ये एक मौका ढूंढे, एक इवेंट समझें कि आप इसको एक ट्रिगर पॉइंट समझ के, अगर हर 14 फरवरी को आप अगर एक लमसम अमाउंट भी डालते हैं अपने लव्ड वंस के नाम पे, तो आई थिंक ये एक परिभाषा एक थोड़ी बदल सकती है। तो अभी
साल 2026 के लिए और मौजूदा सिचुएशन में ये बताइए कि सबसे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है, जो ऑप्शंस आप दे रहे हैं, क्योंकि इस समय आपको पता है कि चल क्या रहा है फाइनेंशियल सर्कल में, मार्केट्स में, उस हिसाब से आपको क्या लगता है गिफ्ट इस वक्त देना क्या अच्छा रहेगा? तो देखिए मनोज जी, पहली चीज तो आपको एज एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली या एज रिस्पॉन्सिबल हेड ऑफ द फैमिली ये डिसाइड करिए कि क्या आपने सभी मेंबर्स का एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। इससे बेटर गिफ्ट हो ही नहीं सकता कि कभी जरूरत पड़े तो आप उन्हें अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवा सके। इससे बेटर गिफ्ट हो ही नहीं सकता। मैं क्यों एम्फोसाइज कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि मैं बहुत सारी फैमिलीज को ऐसे जानता हूं जिन्होंने सिर्फ अपने एम्प्लॉयर के इंश्योरेंस पे डिपेंडेंट है कि भाई मेरे कंपनी मुझे इंश्योरेंस दे रही है, मुझे और कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन कंपनी का जो इंश्योरेंस होता है वो लिमिटेड अमाउंट का होता है और उसमें आप देखेंगे कि कुछ भी अगर बड़ी बीमारी हो तो उसका क्लेम मिलना मुश्किल होता है क्योंकि कवरेज पूरा एडिक्वेट नहीं होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक बात है। आप अपने लिए जो एज एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली, आप अपना टर्म इंश्योरेंस कराएं। तो ये पहली बात है। दूसरी चीज है बच्चों के नाम पे जो आपके लव्ड वंस है, अगेन उनके फ्यूचर के लिए इंश्योर करें कि आप उनके लिए अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करें ताकि आप उनकी पढ़ाई या शादी की बंदोबस्त कर सकें। आपकी वाइफ के लिए इमीडिएट में आपको अगर कुछ करना है तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई फिजिकल गिफ्ट तो देना ही होगा। उसके अलावा आप अगर गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अगर कोई जैसे मैंने कहा कि 4 या 5 साल बाद अगर आप उनको कार गिफ्ट करना चाहते हैं तो आज से अगर आप इन्वेस्ट करें तो ये भी 5 साल का गिफ्ट ही है जो आप लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं और 5 साल बाद आप देंगे। सो आई थिंक एक कॉम्बिनेशन बनाइए और फ्यूचर का सोच के अपने लव्ड वंस की जो परिभाषा है वो सिर्फ अपने पार्टनर के अलावा अपने परिवारजनों तक भी उसे ब्रॉडन करें। इसके ये हैविंग सेड दिस, मैं एक चीज कहूंगा, फिजिकल गिफ्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है। इतना रिस्क ना लीजिएगा कि आप सिर्फ फ्यूचर के लिए करें और उन्हें फिजिकल गिफ्ट कुछ ना दें। हम ये नहीं कह रहे कि आपको फिजिकल गिफ्ट नहीं देना है, वो शायद पॉजिटिव वे में नहीं लिया जाएगा, तो आपको फिजिकल गिफ्ट तो देना ही है, लेकिन एक फाइनेंशियल प्लान को भी अपने वैलेंटाइन का गिफ्ट का हिस्सा बनाएं। फिजिकल गिफ्ट पर बहुत जोर दे रहे हैं हर्षवर्धन जी। उम्मीद है कहीं से हर्षवर्धन जी को आज गिफ्ट मिलने वाला है, तो ये सोच रहे हैं कहीं भविष्य की सोच के फिजिकल गिफ्ट अवॉइड ना हो। आपको मिलेगा हर्षवर्धन जी। लेकिन ये बताइए कि अभी जैसे गिफ्ट हम करते हैं किसी को, जो आप बात कर रहे हैं उसी को मैं कह रहा हूँ कि सबसे अच्छा तो गिफ्ट ये हो कि किसी को हम एजुकेट भी करें एक एक गिफ्ट के साथ उसको, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस ऐसा विषय है, ऐसा मुद्दा है कि एक शुरुआत आप करा दे और थोड़ा सा ट्रैक पर ला दे आदमी को, तो फिर उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बन जाएगी। और ख़ुद भी इंसान, चूँकि ऐसी चीज़ है आपको एक बार समझ में आएगा तो फिर तो आप करेंगे ही, सब कुछ करेंगे, इंश्योरेंस भी करेंगे, सेविंग्स भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, फिर आप डाइवर्सिफिकेशन सीखेंगे, फिर आप एसेट क्लास जानेंगे वगैरह वगैरह। शुरुआत कराने के लिए, जैसे मान लीजिए बच्चे भी हों, छोटे बच्चे हैं, उनको गिफ्ट करके हम शुरुआत कराना चाहते हैं, या फिर किसी की गर्लफ्रेंड है या किसी का बॉयफ्रेंड है, उसको पता है कि भाई इसका फाइनेंशियल एजुकेशन थोड़ा होना चाहिए और प्रैक्टिकल के साथ अगर कोई गिफ्ट दे दिया, इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको लगता है कि सही रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा? मनोज जी, इनफैक्ट आपने इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि इसका महत्व हम कंपेयर ही नहीं कर सकते कोई भी चीज से। एजुकेशन, स्पेशली फाइनेंशियल एजुकेशन, और इसका महत्व मैं समझाता हूं क्या है। देखिए, आप कोई भी फील्ड में हो, आप हो सकता है बड़े होके आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नॉन फाइनेंस फील्ड के भी हो सकते हैं, लेकिन जब वो पैसे कमाएंगे एक बेसिक मनी हैंडलिंग स्किल्स आनी चाहिए कि भाई आप पैसे कमा रहे हैं, आप डॉक्टर हैं बेशक, आपने फाइनेंशियल फील्ड में एजुकेशन या स्पेशलाइजेशन नहीं पाई है, लेकिन क्योंकि आप पैसे कमा रहे हैं एक गुड मनी हैबिट्स होना बहुत जरूरी है। फिर आप फाइनेंशियल प्लान के लिए कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, वो अलग बात है। तो ये जो एजुकेशन का आपने मुद्दा उठाया है, इससे वैल्यूएबल और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको ये एक हैबिट फॉर्म करनी है स्पेशली बच्चों में, तो मैं ये सुझाव दूंगा कि आप बच्चों को एक पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट बना दें। तो आप ये बनाएं कि चलिए इस वैलेंटाइन डे से आप अपने बच्चों से कहें, अगर वो टीनेजर्स हैं तो आप उनसे कहें कि भाई हमारा एक्सप्रेशन ऑफ लव ये है कि हम आपको एक पॉकेट मनी हर महीने की देंगे और उस पॉकेट मनी से हम आपको एनकरेज करेंगे कि चाहे जो भी अमाउंट हो पॉकेट मनी का, उसमें से 10% या 20% आप उसमें सेविंग्स प्लान शुरू कर दें। सिर्फ 10 या 20%। तो अगर आप उन्हें महीने की 5,000 दे रहे हैं तो ₹1,000 की एसआईपी शुरू करवाएं।
ये 1000 रुपया या 500 रुपया जो भी आप दे रहे हैं, उसका उसका महत्व क्या है? इसके वेल्थ क्रिएशन ऑब्जेक्टिव नहीं है कि भाई इससे लाखों करोड़ों रुपए बन जाएँगे, वो नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो भले ही 500 रुपए हो, उससे वो अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करें। उन्हें एक एक्सपीरियंस आने लगेगा कि सेविंग्स कैसे की जाती है, वो जब आप जमा करते हैं, वो कैसे फ्लक्चुएट करता है और ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम धीरे-धीरे भी जमा करने के बाद कितनी बड़ी रकम बन सकती है। तो आई थिंक सैंपल बेसिस पे एंड प्योरली इसके लिए कि उन्हें एक एक्सपीरियंस आए, आप उन्हें मनी मैनेजमेंट के तौर पे आप उन्हें पॉकेट मनी देना शुरू करें। कम ज्यादा जितनी आपको सुविधा लगे उतनी दीजिए और उसमें से उनका एक पैटर्न बना दें कि 10 या 20% सेविंग्स करनी है, बाकी का जो पैसा आप बेशक अपने हिसाब से खर्च करें। तो उन्हें ये मनी मैनेजमेंट स्किल्स आना बहुत जरूरी है। ये आप वैलेंटाइन टू वैलेंटाइन की एक एक्टिविटी बना सकते हैं। इस वैलेंटाइन से शुरू करें और अगले वैलेंटाइन पे रिव्यू करें। तो आई थिंक मनोज जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया एजुकेशन का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आई थिंक ये हर एक परिवार को अपने बच्चों के साथ जरूर करना चाहिए। जी। और कोई भी हो, आपके आसपास कोई भी हो, एजुकेशन तो आप किसी को भी दे सकते हैं। गिफ्ट देने में पैसे लगते हैं, एजुकेशन देने में पैसे नहीं लगते, और वही तो हम भी करते हैं यहाँ योर मनी में बैठ के। तो शुरू करते हैं आप कॉलर्स का सिलसिला। हमारे साथ दीपक जाधव साहब हैं कोल्हापुर से। दीपक जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग सर जी। मैंने मेरा पोर्टफोलियो आपको भेजा था रिव्यू के लिए। करंट वैल्यूएशन है 1.3 करोड़ और लगभग एसआईपी चल रही है 1.2 लाख, जिसमें आईसीआईसी ब्लू चिप में 24,000, कैनरा रोबको ब्लू चिप इक्विटी में 10,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 8,000, एचडीएफसी मिड कैप में 6,000 का है। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड में 5,000, बंधन में 5,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 10,000, कोटक मल्टी कैप 12,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 12,000, एसबीआई कॉन्ट्रा 8,000 एंड मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ 20,000 जी। तो मेरा और इसमें मेरे पास मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई लार्ज कैप, ये इसमें लमसम अमाउंट पड़ा मतलब जमा है। पहले एसआईपी था, अभी नहीं है। तो ठीक है। 6.5 लाख, 18 लाख या 10 लाख। तो मुझे मेरा गोल था कि एट एज ऑफ 45 कि मुझे 5 करोड़ का कॉर्पस बनाना है। तो आपकी सलाह चाहता हूँ। और इसमें मेरा एक पीएफ का भी कंट्रीब्यूशन जो अभी 26,000 चलता है पर मंथ, कंपनी और मेरा, तो वो बना के ऑलमोस्ट 50 लाख का कॉर्पस बना है। तो ये दोनों मिला के मुझे 5 करोड़ का एक कॉर्पस बनाना है एट द एज ऑफ 45। ठीक है हर्षवर्धन जी, 5 करोड़ का कॉर्पस बनाना है। पोर्टफोलियो आपके सामने है, सवाल भी आपके सामने है, आपने सुन लिया। क्या सलाह रहेगी आपकी? तो वेल मनोज जी, पहली बात तो दीपक जी कोल्हापुर से हैं। सो ये एक आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट, आपके जैसे शोज हैं जो बाकी चैनल्स भी शोज करते हैं, कि ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम है, ये देखिए छोटे छोटे शहरों में भी इतनी अच्छी तरह पहुंच रही है। और जिस हिसाब से दीपक जी ने अपना पूरा प्लान को आर्टिकुलेट किया, मतलब उन्होंने एक सिस्टम में बैठाया है, आई थिंक बहुत अच्छा एक स्टेप है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के तौर पर मार्ग पे। अब देखेंगे कि जो इनका दीपक जी आपका जो टारगेट है ना, वो आपके 4 साल है आप रिटायरमेंट होने के लिए, और आप चाह रहे हैं कि अग्रेसिवली आप 5 करोड़ इकट्ठा करें। तो देखिए, आप जो आज की तारीख में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अगर वही इक्विटी में ही आपकी एसआईपी कंटिन्यू करें, हालांकि सिर्फ 4 साल है, लेकिन क्योंकि अग्रेसिव टारगेट है, हम इक्विटी में ही अगर आपकी एसआईपी कंटिन्यू भी करें और अग्रेसिव प्रोफाइल मेंटेन करें, तो भी मुझे थोड़ा 5 करोड़ 4 साल में इकट्ठा करना मुश्किल लग रहा है। अगर आपकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है, कॉर्पस जो एक्यूमुलेटेड है, प्लस आपका पीएफ, अगर ये सारी चीज मैं जोड़ भी लूं, तो 4 साल बाद मुझे करीबन 3.2 करोड़ से 3.5 करोड़ तक लगता है कि आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो आपका जो गैप है वो करीबन 1.5 करोड़ का गैप जरूर रहेगा। अब इसके लिए आपको और क्या करना है, जैसे जैसे आपकी और कोई तरीके से इनकम आती है, तो उसे और अग्रेसिवली आपको इन्वेस्ट करना होगा। आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं। आप जिस हिसाब से अपने स्कीम के नाम ले रहे हैं, आई श्योर आपको खुद को ये लग रहा होगा कि इतनी सारी स्कीम्स की आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी सारी स्कीम्स रखने की जरूरत है। जो आपका पर्पस डाइवर्सिफिकेशन का है, वो अगर आप 5 या 6 स्कीम भी रखते हैं, आपका काम पूरा हो जाता। तो मैं एक काम करूंगा कि आपकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से मैं स्कीम्स निकाल के आपको कंटिन्यू करने के लिए बता रहा हूं। बाकी सब स्कीम्स में से आप पैसे निकाल लीजिएगा और उसे वापस री इन्वेस्ट कर दीजिएगा एज लमसम इनटू द 6 स्कीम्स जो मैं अभी आपको रिटेन करने के लिए बता रहा हूं। तो ये 6 स्कीम आप कंटिन्यू करेंगे। वो है आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड,
कोटक मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, सॉरी HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, कोटक मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ETF। सिर्फ ये 6 स्कीम आप आगे जाते हुए कंटिन्यू करें, इसके अलावा आपको और कोई दूसरी स्कीम्स की जरूरत नहीं है। बाकी स्कीम्स जैसे आप रिडीम कर लें और जो पैसे आपके पास आते हैं रिडेम्पशन के, वो एक लमसम के रूप में री इन्वेस्ट कर दीजिए इन्हीं 6 स्कीम्स में। थोड़ा टैक्सेशन का इंपैक्ट जरूर आएगा, जो कैपिटल गेन्स होगा उस पर आपको टैक्स देना होगा, बट आई थिंक ये एक एक्सरसाइज है, आपको कभी ना कभी करनी है, तो क्यों ना आज हम कर लें और आगे जाते हुए आपका पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेट करके इजी और मैनेजेबल बना दें। और थोड़ा सा अगर टाइम होराइजन बढ़ा लेंगे तो आपका लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्वेरीज आंसर कर रहे हैं। और हमारे पास है एक सवाल काशिफ का, जो कि हैं सिर्फ 24 साल के, 20,000 की मंथली SIP कर रहे हैं, 1 लाख रुपया क्रिएट कर चुके हैं, 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है और इनके पोर्टफोलियो में है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप। और एक इनके बारे में पूछ रहे हैं कि ये दो, क्या इनकी परफॉर्मेंस सही है, क्या इन फंड्स में SIP जारी रखूं या नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश की स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, जो हमने आपको ब्रेक से बताया था। इस समय नए फंड में निवेश करना सही है? तो ये कई सवाल हैं हर्षवर्धन जी। एक तो इस समय नए फंड में निवेश करना सही है या नहीं है, ये पूछ रहे हैं। अपना जो फंड है इनके पर्टिकुलरली उस पर तो सवाल पूछ ही रहे हैं, साथ ही ये बोल रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा समझाएं। तो देखिए मनोज जी, मिड एंड स्मॉल कैप एक बहुत ही आई वुड से इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली मिड कैप। स्मॉल कैप, अगर एक प्योर स्मॉल कैप आपका अगर इरादा है तो वो शायद आप अवॉइड कर सकते हैं। स्मॉल कैप में आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट की क्या होनी चाहिए? आपका एक कोर पोर्टफोलियो बनेगा जो आपका वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज ऑफ इंडिया, सो बेसिकली लार्ज कैप का एक कोर पोर्टफोलियो बनता है और आप मिड कैप जोड़ते हैं उसके अंदर, क्योंकि मिड कैप इज 101 से लेके 250 तक का जो आपकी कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, वो मिड कैप की सेगमेंट में मानी जाती है। सो वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से अगर बताऊं, 30,000 करोड़ से 90,000 करोड़ तक का जो मार्केट कैप की कंपनियां हैं वो लगभग मिड कैप में आती है। तो अच्छी कंपनियां हैं इस सेगमेंट में, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप स्मॉल कैप की तरफ देखते हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि प्योर स्मॉल कैप को आप अवॉइड कर सकते हैं। स्मॉल कैप अगर कोई कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अगर फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में है, वहां पे आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ये एसेंशियली एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहते हैं। जहां तक हम कासिफ जी का बात करें, इनकी निराशा समझ में आती है, कह रहे हैं कि मिड एंड स्मॉल कैप में जो इनकी स्कीम्स है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। आई थिंक दैट्स कंप्लीटली ओके, ये इन लाइन विद मार्केट है, आपको स्पेसिफिकली अपनी स्कीम्स को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि आपको मिड एंड स्मॉल कैप में रहना है कि नहीं। जैसे मैंने बताया, इसको समझिए, इसकी वॉलेटिलिटी को, अगर आप समझते हैं तो आप इन्वेस्ट करें। मिड कैप में बेशक बने रहे, स्मॉल कैप, प्योर स्मॉल कैप अगर कुछ है, आप कंफर्टेबल नहीं है तो प्योर स्मॉल कैप फंड से निकल सकते हैं। एक ही चेंज आपके पोर्टफोलियो में बताऊंगा जो आपको करने की जरूरत है। आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को बंद करें और HDFC मिड कैप में अपनी SIP बढ़ा दें। ये मैं स्पेसिफिकली कंसोलिडेशन स्टैंड पॉइंट से बता रहा हूं। आपके पास 2 एक्टिव मिड कैप फंड्स हैं और 2 की जरूरत नहीं है। जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको कोई भी एक रखें तो भी काफी होगा। उसी लिहाज से बता रहा हूं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को बंद करें और HDFC में अपनी SIP बढ़ा दें। जो आपके गोल्स हैं, अच्छी बात यह है कि जो आप इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं, अगर मैं 12% का अनुमान लगाऊं तो 15 साल बाद जो आपका टारगेट है 1 करोड़ का, वो पूरा हो जाएगा। तो द गुड न्यूज इज आपके इन्वेस्टमेंट्स 1 करोड़ के लिए काफी हैं। सिर्फ मेरा एक कंसर्न है, 15 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक बार आप समझ लीजिए। अगर आपको लगता है 1 करोड़ इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद आपका टारगेट है, वो तो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर 1 करोड़ आपने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया है तो उसकी जो वैल्यू है 15 साल बाद काफी कम होगी। तो उस लिहाज से आप एक बार कंपैरिजन इंटरनली कर लीजिए कि आपने क्या डिसाइड करके 1 करोड़ किया है। फिलहाल 1 करोड़ करंट इन्वेस्टमेंट से पूरा हो जाएगा। चलिए, तो बहुत अच्छी रही बातचीत हर्षवर्धन जी आपके साथ, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको वैलेंटाइंस डे की शुभकामनाएं। फिजिकल गिफ्ट आपको ज़रूर मिले
हमारी भी ये अपील है। और चलते चलते दर्शकों से बता दें कि हर्षवर्धन रुंगटा के टॉप 4 फंड्स आपको दिखेंगे। फिलहाल निवेश करना है तो ये आपके लिए फिट है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।